देखो, आज 17 जुलाई है और आज मैं बोर्ड पे बिल्कुल क्लास नहीं लेने वाला। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। एक जर्नी, जो जर्नी है 1 साल की जर्नी के बारे में बताऊंगा। 1 साल की जर्नी मिथिला एकेडमी की, ठीक है। तो ये जो मिथिला एकेडमी है ना, पहले मैं बताऊंगा कि मैंने निर्णय क्यों लिया गांव में जाने का। देखो, गांव के जो मुखिया सरपंच हैं या जो वहाँ के वार्ड मेंबर तक हैं, उनकी इच्छा नहीं होती है गांव में रहने की या गांव में काम करने की। वो सब के सब भागना चाहते हैं शहर की तरफ। मजबूरी में सब वहाँ पर हैं। प्रमुख हो, उप प्रमुख हो या जितने भी लोग हैं, उनका ये होता है कि हम शहरों में ही रहें, कहीं से पैसा आ जाए हमारे पास। लेकिन मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ था, ठीक है। मैंने गांधी जी के सिद्धांतों से काफ़ी कुछ सीखा और उसको ज़्यादा ही सीरियस लिया। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो गांव है उसमें भारत की आत्मा बसती है और हमें गांव में जाके काम करना चाहिए। इसके अलावा मैं पूरा से भी काफ़ी इंस्पायर्ड था। जी, अब्दुल कलाम जी का एक प्रोग्राम था पूरा, जिसमें था प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटी टू रूरल एरिया। कुछ ऊपर नीचे हो जाए शब्दों में तो देख लेना, यानी कि सारी सुविधा जो शहरों की है वो गांव में लेकर के जाना। तो मुझे लगा कि मैं हाई स्किल्ड व्यक्ति हूँ और मेरे में टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और मैंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं हर एक फील्ड में, तो मुझे गांव में होना चाहिए। तो गांव में मैं गया और गांव में मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया। जैसे ये बोर्ड वुड है, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी इक्विपमेंट्स है वो काफ़ी कॉस्टली रहे। तो गांव में मैं जब वहाँ पर गया काम करने के लिए, तो आसपास के सारे लोग आए और मुझे लगा कि शिक्षा जो होना चाहिए ना, वो सबके लिए होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? एफोर्डेबल शिक्षा, यानी हर कोई शिक्षा को ले सके। मैंने कभी भी बच्चों पर कभी भी फीस के लिए इन 1 सालों में कभी प्रेशर नहीं बनाया। कभी किसी को नहीं बोला कि फ़ीस तुम ला के दो या ऐसे दो, जबकि मुझे मालूम है कि बिना पैसे का सिस्टम नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने अपनी एफडी तोड़ी, अपना पीपीएफ तोड़ा, ब्रेक किया, जो बड़ा हिम्मत का काम था, ताकि हमारा सिस्टम वहाँ पे चले और किसी को मैं शिक्षा के लिए मना नहीं करूँ। फिर मुझे कई सारी चीज़ें समझ में आने लगी। जैसे पहली चीज़ जो समझ में आई वो ये आई कि जो बच्चे हैं ना, वो मुफ्त की शिक्षा को लेते नहीं हैं, ग्रहण नहीं करते हैं, ना ही गार्जियन या कोई इसको सीरियसली लेता है। मुफ्त में सरकारी स्कूल में भी ठीक ठाक शिक्षा मिलती है, लेकिन सारे बच्चे वहाँ पे इंडिसिप्लिन पैदा करते रहते हैं। फिर हमने वहाँ पे कुछ चार्जेस के बारे में सोचा, लेकिन ज़्यादा नहीं। खास करके गर्ल्स के लिए हमने ये सोचा मुझे कि बंद करा दो। अरे अंशिका, तुम ही बोलेगी। तो वो हमने देखा कि जो गर्ल्स के लिए है, कि गर्ल्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो मेरा मजबूरी है कि उसको चुप कराना, खुदरा पार्टी है। लेकिन तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि गर्ल्स के लिए बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए। बेटों को लोग बाहर भेज देते हैं, बेटियों को नहीं भेजते हैं, तो उनको गाँव में ये अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए हर एक तरीके की। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? एफोर्डेबल, ठीक है। तो कुछ अच्छे भी रिजल्ट बेहतरीन रहे। जैसे शहर से अगर मेरे बच्चे का 98% मार्क्स आए बोर्ड में, तो गांव में भी मेरे बच्चों के जो बोर्ड में मार्क्स थे वो 82% गए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी वहाँ पर कि 82% वहाँ पे लेकर के आना, अभी गांव में, गांव के बच्चे का मार्क्स। इसके अलावा कई लोगों ने मेरे से शर्त लगाया कि आप फलाने स्टूडेंट्स को पास करवा के दिखा दीजिए, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता है उसमें मैट्रिक नहीं कोई पास करता है। मैंने वहाँ पर उस बच्चे को सीबीएसई बोर्ड से बिना चोरी के, पूरी ईमानदारी के बच्चे को ठीक नंबरों से पास करके दिखा दिया। परसेंटेज क्या है, फर्स्ट डिवीजन से उसके 4 नंबर कम रह गए, 2 नंबर, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एकदम से लोग बोल रहे थे कि पास ही नहीं करेगा, वहाँ पर यह भी एक अच्छा था। इसके अलावा उस जगह से डिप्लोमा में सेलेक्ट हुए और मेरे गाइडेंस में रह के बहुत सारे लोगों ने अच्छे एग्ज़ाम्स निकाले, जिसमें बाहर का था आईआईटी में 432 रैंक मेरा ही रहा, मेरे ही बच्चे का रहा एकदम खास तौर पे। पेपर में नाम भी छपा, मेरे साथ फ़ोटो सारी चीज़ें आई कई सारे पेपर्स में। 432 रैंक मायने रखता है, ऑल ओवर इंडिया रैंक। तो ये वहाँ की मैं बोलूँगा। इसके अलावा जो साथ में थे फिजिक्स से 70% और मैथमेटिक्स से भी कम से कम 70 या 75% के अप्रॉक्स वो पास हुए, जो साथ में काम कर रहे थे। वहाँ से सीडीपीओ का और बीपीएससी प्री का रिजल्ट भी निकला छात्रों का। तो वहाँ पे मल्टी डायमेंशन में मैंने बहुत वर्क किया, कई सारे टीम के मेंबर्स बने जो फैमिली मेंबर्स जैसे हो गए। और
देखो मुनाफा वहाँ से नहीं हुआ, उल्टे चोरी हो गई, तो जिसमें लाखों का सामान चोरी हुआ। और उस चोरी, हाँ, तो चोरी जो करवाने में ना गांव के जो गणमान्य लोग थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चोरों के ही सहयोगी थे। ठीक है, मैं पर्सनली वो नहीं कर रहा, मैं पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन सुबह सुबह उठते हैं भैया जी और पहुंच जाते हैं थाने में। ठीक है, अब थाने में बैठे हुए हैं कि जन कल्याण के लिए। अब जन कल्याण क्या होता है कि कोई पकड़ा गया गांजे में, कोई पकड़ा गया दारू में, कोई पकड़ा गया चोरी के केस में, तो घुमा फिरा के अपने लोगों के जरिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि फिर पैसा वही देता है ना, आम लोग तो पैसा देगा नहीं। तो वो जो इनकम है इस तरीके की, गांव को उसने बर्बाद कर लिया। गांव जो है ना अभी भी जहालत में घिसा पड़ा है, एकदम जहालत में। गांव में लोग आज भी, देखो मेरी एकदम पर्सनल है, तुम बच्चे हो हमारे, हमेशा पूरी दुनिया में चले जाओ, न तुमको जातिवाद दिखेगा, न तुमको धार्मिकता दिखेगा। इवन कि ब्रिटेन में हिंदू जो लड़का है ना वो पाकिस्तानी मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है, कोई इशू नहीं है यार, कोई समस्या नहीं है। जो इसी तरह स्टेट से बाहर चले जाओ तो जाति ख़त्म हो जाती है, और देश से बाहर चले जाओ तो धर्म और जाति उति का तो कहीं नामो निशान नहीं रहता है। वो सब बाकी कहानियों में देखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। ब्लैक से शादी करते हैं, हमारे कमला हैरिस को देख लो, जमैकन व्यक्ति से उसके शादी किया था उसकी माँ ने, और अब वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने नासा का बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ पे करके बच्चों को दिखाया, सारा चीज़ वो सब वहाँ दिखाया, वो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ का जर्नी में चोरी हुई। इसके बाद जिस जगह पे हम थे तो रोड का नोटिस आया कि आप रोड में इलीगल रूप से आप चला रहे हैं उसको, इंस्टीट्यूशन को। धन्य हो गया भाई। दूसरा नोटिस आया, तीसरा व्यक्ति आया, बोला कि ये जो मकान है ना यहाँ से टूट रहा है और आपका जो है जा रहा है वो कहानी। फिर हमने वहाँ कोशिश की, मुखिया तो आया ही नहीं। ठीक है, मुखिया तो अलग कहानी है उसकी कहानी के लिए तो एक अलग एपिसोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे बढ़ के नहीं आए उस समय में कि चलिए हम आपके सहयोगी हैं, आप गांव ग्रामीण साइड में आए हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं तो हम आपकी कुछ मदद करते हैं। एक व्यक्ति मिले भी जिनसे हमने बात की कि आपने खेती की ज़मीन जो दे रखी है खेती के लिए वो हमें दे दीजिए। पहले तैयार हो गए, लेकिन बाद में पता नहीं कौन से प्रेशर में जाके उन्होंने मना कर दिया, तो जगह भी नहीं मिली वहाँ पे। अब ये देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के कई देश और भारत के कई देश में भटक करके, अगर मैं यही काम, अगर भारत के कई राज्य में अगर यही काम मैं राजस्थान में करता तो कोई ना कोई बड़ा आदमी आ जाता जो फंडिंग करने लग जाता, कोई ना कोई बड़ा आदमी आता जो ज़मीन अवेलेबल करा देता, और मैं वहीं का वहीं रह जाता। वहाँ की सरपंच की बहुत पावर होती है, वहाँ पर लोग तैयार भी कई बार होते हैं कि हम आपको कर देंगे। लेकिन मैंने वहाँ काफ़ी कुछ किया। 27 बार मैंने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में ब्लड डोनेट किया। 27 बार ब्लड मैंने राजस्थान में दिया। तो मुझे ये लगा कि राजस्थान की मिट्टी में मेरी इतना खून और पसीना मिल गया है तो बिहार के मिट्टी में भी मिलना चाहिए। और बिहार में भी कहाँ, मेरे गांव पे के लोगों पर मेरा पहला हक है। तो गांव के बहुत सारे लोग आए, सैकड़ों लोग आए, बहुत सारे लोगों का काम हुआ, बहुत सारे लोगों का हो सकता है जो काम नहीं भी हुआ होगा, वो हटाओ तकिया को। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी टाइप ऑफ लग्जरी गुड्स। ठीक है, तो ये सारा चीज़ चला वहाँ पर। फिर ग्रामीण साइड की और भी मुश्किलें आई, नए जगह पे आए, बहुत सारी चीज़ें वो हुई, सारा कुछ है। देखो गांव में एक चीज़ क्लियर है, गांव चूँकि मेरा अपना खुद का है इसलिए मैं टिका हुआ हूँ। मेरे एक और साथी भी हैं, उन्होंने बोला कि हमें भी स्कूल खोलना है, हमें भी स्कूल खोलना है, हम तो उसी में खोलेंगे जिसमें आप थे सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको भी 6-7 महीने के बाद जो है उनको मालूम पड़ गया होगा कि गाँव में कोई अगर पैसा कमाने के लिए जाता है तो उसकी सबसे बड़ी भूल है ये, क्योंकि गांव में मनी का रोटेशन नहीं है। गांव का सारा पैसा जो है ना, वो गांव के लोग तभी पैसा खर्च करते हैं जब उनको कोर्ट में या फिर डॉक्टर के पास पैसा खर्च करना हो। पढ़ाई को सेकेंडरी लेवल पे रखते हैं, जो कि बहुत गलत है। इससे तो गांव का विकास ही खत्म हो जाएगा। और गांव में पहले से जो कुछ अच्छे लोग हैं जो पढ़ाई को प्राइमरी लेवल पे रखते हैं, तो पहले से ही कहीं ना कहीं उनके बच्चे और बाकी लोग इंगेज हैं या शहरों में आ जाते हैं। तो हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी थी कि हम कैसे इन चीज़ों को करें। तो 1 साल की हमारी जर्नी रही। 1 साल में हमने बहुत सारे टारगेट गांव में अचीव किए। सबसे जो समस्या आती है गांव में काम करने की, वो एक आती है ये कि हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं
वो उनके पेरेंट्स उनको फिर वापस उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो समझते हैं हमने वहाँ दे दिया, अब हो गया, मेरा काम ख़त्म हो गया। उनको ये समझाना कि शाम के शाम आप बच्चों के साथ बैठिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, गांव में अभी भी अंधविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। सिर्फ मुसलमान लड़कियों को भी ही नहीं देखते, बच्ची सब कि वो मस्जिद में बैठ के वो पढ़ते रहते हैं धार्मिक शिक्षा को। हिंदुओं में भी वही देखते हैं कि सोमवार आएगा तो वही सोमवारी का व्रत कर लेंगे और छुट्टी कर लेंगे, कुछ और फेस्टिवल आएगा तो उसमें भी वही करेंगे। तो भाई बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, उनका कभी भी इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ाना, कभी भी नहीं। और मैंने पूरी भरसक कोशिश की है कि जो इंस्टीट्यूशन हो, हमारे इंस्टीट्यूशन में बच्चे को स्ट्रेस ना हो, किसी भी किस्म का स्ट्रेस फ्री होकर बच्चा पढ़े। तो एक अच्छा माहौल जिसमें किताबें हों, नक्शे लगे हों, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा। कई चीज़ें बच्चे ने तोड़ दी, बहुत ज़्यादा चीज़ें तोड़ी, ब्रेक किया, सब कुछ हुआ। मैंने किसी पे कोई फ़ाइन नहीं लगाया, कोई फ़ाइन नहीं। कई लोग ऐसे भी थे जो हमारे पास आए, जो बोले कि आई एम ब्राह्मिन्स और मेरा बच्चा सबके साथ बैठ के नहीं पढ़ेगा। मैं उसके लिए रेडी नहीं हुआ। मैंने बोला कि देखिए, एक सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी, सामाजिक मानव समाजशास्त्र बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है। समाजशास्त्र लेकर के मैंने मेंस दिया हुआ है PCS का। तो देखिए, जैसे ही बच्चा सभी लोगों के बीच में बैठ के पढ़ता है, वो सीखता है, सहिष्णु बनता है, उसमें समझदारी का लेवल आता है। जैसे कि सबसे बढ़िया स्टूडेंट्स कहाँ के होते हैं पूरी वर्ल्ड में, बताओ? सबसे बढ़िया पढ़ाई कहाँ की मानी जाती है? टॉप 10 यूनिवर्सिटी कहाँ की है? यूएसए की क्लासरूम को देख लो, ठीक है। यूएसए की एक क्लासरूम को देख लो। यूएसए की एक क्लासरूम में जो बच्चे बैठे होते हैं, और में एक बच्चा निगरो बैठा है, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन बैठा है, तीसरा जो है वो इंडियन बैठा है, चौथा है जो ब्रिटिश बैठा है, कुछ अमेरिका के अलग प्रांतों के ही बच्चे बैठे हैं। ये उनके क्लास का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ कि दुनिया के कई देशों के बच्चे एक ही क्लास में मौजूद होते हैं। अब टीचर ने पढ़ाना शुरू किया ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि भाई उसकी इतनी बड़ी कोस्टल लाइन है, उसका ये है, कंगारू है, प्यासी भूमि का देश है। तभी टीचर्स को एक बच्चा बोलता है कि सर आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बाकी बोले अच्छा ऑस्ट्रेलिया के हो, चलो मिलो बाहर। अब बच्चा ऑस्ट्रेलिया के बारे में कितना अच्छा सीखेगा अपने साथियों से, ये बताओ, समझ रहे हो ना। दूसरी चीज़ है, एक मिथ है, एक सबसे बड़ा मिथ है जिसमें ये समझा जाता है कि बच्चा टीचर से सीखता है। बच्चे का जो टीचर से सीखने का जो टीचर का एक काम होता है प्रॉपर रेगुलेट करना, जो नहीं है बच्चों को सब बताना। सब कुछ टीचर के पास बच्चे को बताया नहीं जा सकता है। बच्चा हमेशा पढ़ता है ग्रुप में। बच्चा जो है ना वो पढ़ता है ग्रुप में। एक बढ़िया ग्रुप अगर बन जाए बच्चे का, तो बच्चे को बनने में देर नहीं लगेगी, और ख़राब अगर ग्रुप मिल गया तो बच्चे को बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। तो पेरेंट्स जो है ना बच्चों को ग्रुप नहीं बनने देते हैं, क्योंकि उनको डर है कि बिगड़ेगा ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चा बिगड़ रहा है या सुधर रहा है वो गार्जियन पेरेंट्स नहीं पता कर पाते, लेकिन टीचर को मालूम रह जाता है। तो हम बोलते हैं अरे आदित्य तू इस फलाने के साथ रहना, अरे तू इस आदर्श उसके साथ रहना, जगन्नाथ तू आदर्श के साथ नहीं दिखेगा, ठीक है। हम लोग बोलते हैं पता है इसके साथ रहेगा बिगड़ जाएगा, दोनों के गुण अवगुण ट्रांसफ़र हो जाएंगे। गुण जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन क्या है कई बार पिटाई भी करनी पड़ती है। कई बच्चे मिले ग्रामीण साइड में जो हुड़दंग में लगे रहते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल था, पढ़ते ही नहीं है, गांव में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है, पेपर ही नहीं देखते कभी भी। तो बड़ा इशू रहा वहाँ पर ग्रामीण साइड में, और सारे इशू को हमने झेला। कई सारे टीम में लोग आए और कई सारे चले गए, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बाकी मैं क्लियर कर दूं कि ग्रामीण साइड में मेरा प्राइमरी उद्देश्य नहीं था या सेकेंडरी उद्देश्य नहीं था कि मोटा माल समेटो। मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी सब उद्देश्य था सेवा। फिर बाद में मुझे मजबूरी में, क्योंकि हमारा सिस्टम भी चलता रहे भाई कितना उसमें लगाया जाए, तो हमने शाम की क्लासेस फिर शुरू की समस्तीपुर में भी। इससे दो फ़ायदे हैं कि सबसे पहले शहर के जो बच्चे हैं उनको गाँव में ले जा सकते हैं। अगर वहाँ के गाँव के बच्चों के साथ कि भाई उनका क्या लेवल है वो देखेंगे, अरे शहर के बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वो भी थोड़ा जंप पकड़ेंगे, या शहर वाले ने देख लिया अरे गांव में रह के भी ये ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसको और लगेगा मिर्ची, वो ज़्यादा मेहनत करेगा। उसी तरह गांव के कुछ बच्चों को मैं यहाँ ले आऊँगा इवनिंग क्लास में, तो यहाँ पर वो देखेंगे कि अरे ठीक है शहर की क्या फैसिलिटी है और किस तरह से काम हो रहा है। हाँ, वहाँ के बच्चों को यहाँ ले आएंगे, शाम में यहाँ ले आएंगे, खिलाएँगे पिलाएँगे, क्लासेस लेंगे, सुबह में वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हों, क्या हुआ कार क्या, ठीक है सब हो जाएगा, सारे बच्चों को थोड़ी लाएंगे,
एक का 4-5 का, एक का दुक्का, 1-2 है ना। फिर नेक्स्ट टाइम में सबका नंबर आएगा बारी बारी से। तो ये एक जो है ना कॉमन जो है हिसाब किताब है जो मेरा मतलब है अभी फ़िलहाल का। तो 1 साल की जर्नी में मैंने सब कुछ देखा। सबसे पहले तो देखो, गाँव को जो बचना चाहिए ना, वो अपने नेताओं से बचना चाहिए। ये सारे के सारे नेता जो है ना, उनकी कहानी एकदम धन्य कहानी है। आम लोगों को लूटने पाटने में लगे रहते हैं। शिक्षा का लेवल इन्होंने ही ख़राब किया हुआ है और बुरी तरह बर्बाद किया हुआ है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल होना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। उनके बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो ना। क्यों? क्योंकि आसपास का माहौल है ना, वो इस तरह का है नहीं, ठीक है, इस तरह का नहीं माहौल है, ठीक है। हद हो गया, बंदरों वाली आदत, ऐसे ही बंदरों वाली आदत वहाँ भी है लोगों की, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, हम लोग इसके ऊपर फिर चर्चा करते रहेंगे। मिथिला एकेडमी की 1 साल की जो जर्नी रही है, ठीक है, उसमें काफ़ी अप डाउन्स रहे, लेकिन वो अच्छा रहा कि डीएवी के टॉपर भी अपने बच्चे, सरकारी स्कूल के टॉपर भी अपने बच्चे, तो यही रहा। 1 साल की जर्नी है, ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। 1 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि मौसम ख़राब होने का बहाना करके या फिर थकान का बहाना करके मैंने एब्सेंट किया हो। कई बार मैं फीवर में रहा, तब भी मैं वहाँ पर था। बंदरों वाली हरकतें करने वाले लोग भी बहुत थे, लेकिन मैंने सबको झेला। कई लोग को कानों में था, कई लोग को थप्पड़ भी लगाए, कई लोग को बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा, कई बच्चों को बुरी तरह से पीटा। लेकिन मैं इस मामले बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का कि कई बार लोगों का सर फोड़ दिया, दांत तोड़ दिए, हाथ उमेट दिए, लेकिन कोई शिकायत करने के लिए हमारे पास नहीं आया। और बच्चे भी आए अगले दिन तो सॉरी बोलने के लिए आए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि गांव में काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अब मैं छड़ी मैंने हटा दी है, पीटना भी होता है, सिर्फ बदमाशी के लिए पीटता हूँ, वो भी हाथों से। कई बार मेरा हाथ खुद ही यहाँ से वहाँ तक दर्द करता है, लेकिन वो रेयर केस है। जैसे एक लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा था, तो वो मुझे इसलिए गुस्सा आया कि अगर तुम लड़कियों को परेशान करोगे, बेचारी बाहर ही नहीं निकल पाएगी। ऐसे ही उसके सारे दरवाजे गांव में बंद है। घर वाले तो बहाना ढूंढते हैं कि क्या मौका मिले इसको कहीं ना कहीं शादी ब्याह करके चिपका दे। तो वही दहेज वाली जो वो है अवगुण है हमारे पास, वो भारी पड़ी है। तो वो सब इशूज़ है, ज़्यादा दूर की सोचते भी नहीं हैं, तो वो इश्यूज़ है। इसलिए मैंने उसको पिटाई की, नहीं तो मैं किसी को ऐसे नॉर्मली नहीं पीटता हूँ। तो चलो अभी के लिए इतना ही।